हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट द करंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। इफ़ यू आर इन्वेस्टर, ज़ाहिर है इन्वेस्टर्स को ये देखना होता है कि करंट प्राइस ऑफ स्टॉक क्या है इस वक्त। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? वी हैव सिंपल, दैट इज़ वेरी सिंपल फार्मूला विच सेज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। इसको हमने बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, इवन बॉन्ड्स में भी इस्तेमाल किया हुआ है। इसी वाली फार्मूला को हम चेंज कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टॉक। फार्मूला सेज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n। और हमें ये करंट और प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है स्टॉक की। जब हम लोग बॉन्ड्स की बात करते हैं ना, तो बॉन्ड्स में रिटर्न क्या मिलता है? कूपन इंटरेस्ट मिलता है, और जो भी बॉन्ड की प्रिंसिपल होती है एट द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो बॉन्ड के केस में हम फ्यूचर वैल्यू में ले रहे होते हैं कूपन इंटरेस्ट की वैल्यूज़, और प्लस ले रहे होते हैं हम लोग प्रिंसिपल की वैल्यू जो कि रिडीम होता है एट द एक्सपायरी। अगर मैं स्टॉक की बात करूँगी तो स्टॉक में तो कूपन इंटरेस्ट नहीं होता, स्टॉक में क्या होता है? डिविडेंड होता है। तो उसी इंटरेस्ट को मैं चेंज कर रही हूँ, अमेंड कर रही हूँ इनटू डिविडेंड, राइट? सो दे आर बेसिकली 3 मॉडल्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। पहला मॉडल है 1 पीरियड वैल्यूएशन। नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ हम ये जानना चाह रहे हैं कि 1 साल के बाद स्टॉक की प्राइस क्या होगी। सिंपली इसी वाले फार्मूला को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। पी नॉट से मुराद है प्राइस एट द फॉर द करंट पीरियड। अभी जब आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा तो आपको ज़ाहिर डिविडेंड मिलेगा एट द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। तो मैंने डिविडेंड 1 लिखा हुआ है। 1 + r⁻n यही उठाया यहाँ से। n ऑब्वियसली यहाँ पर 1 है तो लिखे आने का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे लिख दिया मैंने। अदरवाइज़ हम जानते हैं कि 1 पीरियड वैल्यूएशन का मतलब यही है कि इस वैल्यू ऑफ द स्टॉक फॉर 1 ईयर। तो उसका मतलब ये है कि पीरियड n इज़ इक्वल्स टू 1, तो n यहाँ पर 1 लिख सकते हैं आप। साथ साथ प्लस प्राइस एट द एंड ऑफ 1 ईयर। देखें स्टॉक की प्राइस डेली फ्लक्चुएट हो रही है अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो जो नेक्स्ट ईयर के बाद 1 साल के बाद प्राइस ऑफ स्टॉक होगी विच इज़ कॉल्ड एज P1, वो 1 + r⁻n। तो सिंपल 1 पीरियड वैल्यूएशन हो गया। अब जाहिर है ये वाला फार्मूला बहुत रिस्ट्रिक्टिव है कि हम सिर्फ 1 ईयर की बात कर रहे हैं। अगर एक इन्वेस्टर है जिसने बहुत सारे नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, आई मीन इफ़ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 4-5 ईयर्स, तो क्या करेंगे? तो ये वाला फार्मूला तो सफिशिएंट नहीं है। फॉर दैट सेक हमारे पास एक फार्मूला होता है द जनरलाइज्ड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? उसी चीज़ का मैंने क्या किया है, P0 इज इक्वल्स टू D1 1 + r⁻1 प्लस D2। अब D2 आया तो पावर 2, D3 पावर 3, टिल कब तक आपने ऐड करना है? जब तक DN हो गया। जितने भी आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए उतने ही नंबर के डिविडेंड्स लिए। 1 + r⁻n। आपने अगर 5 ईयर्स के लिए किया है तो ये n5 हो जाएगा। प्लस प्राइस एट द एंड ऑफ nth पीरियड। अगर आपका n5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, n6 है तो आपका n6 हो जाएगा, जो भी आपका पीरियड है, एक्सपायरी पीरियड। और 1 + r⁻, जितनी भी आपके, लेट सपोज अगर आपने 6 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है तो फिर यहाँ पर 1 + r⁻6 हो जाएगी। मतलब ये बता रहा है कि हम 6th ईयर से डिस्काउंट कर रहे हैं इनटू करंट पीरियड। डिविडेंड में 1 2 3 किया है, लेकिन स्टॉक की प्राइस हमने 1 2 3 नहीं करना, हम डायरेक्टली 6th ईयर से करंट पे आ रहे हैं। तो यहाँ आपने 6 लिख दिया फॉर इंस्टेंस। अब होता क्या है कि अगर एक इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, तो जो ये वाली फिगर है ना, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि जब आप डिस्काउंट करोगे एट अ हायर रेट, लेट्स से 15 है, 20 है, 25 है, तो उसकी जो करंट प्राइस है वो बहुत कम निकलती है, बहुत मार्जिनल सी वैल्यू निकलती है। तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता उस चीज़ का। तो इन दैट केस दिस फार्मूला कैन बी रीअरेंज्ड। कैसे? सिंपली सम कर लें डीज को, डिविडेंड्स को, और 1 + r⁻n, जो भी आपका टाइम पीरियड होता है, जब डिविडेंड आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं नॉर्मली। फॉर दैट पीरियड हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूला को, जब आपके डिविडेंड्स भी कांस्टेंट हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। एक और फार्मूला है जो कि ज़्यादा एप्लीकेबल है और ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसे हम नाम देते हैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है जब हमारे डिविडेंड के ग्रोथ पीरियड्स फ्लक्चुएट करते हैं और वेरिएबल होते हैं। ऑन दैट से फार्मूला क्या कहता है? P0, वही करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक, इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय RS - G। D1, देखो जब भी हमने प्राइस निकालनी है ना ऑफ स्टॉक, अगर मैं निकालना चाह रही हूँ P0, तो आई नीड डिविडेंड ऑफ 1 नेक्स्ट ईयर, तो मैंने D1 लिखा है।
अगर मुझे प्राइस ऑफ 5 निकालनी है, यानी कि मुझे अगर P5 निकालना है तो मैं D6 लूँगी। अगर मुझे प्राइस ऑफ 9 निकालना है, 9th ईयर निकालना है तो मैं D10 लूँगी। यानी कि आपने एक ईयर या एक पीरियड नेक्स्ट चल रहे होना है। डिवाइडेड बाय RS माइनस G। RS इज रिक्वायर्ड रिटर्न, जो कि इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो क्या रिटर्न रिक्वायर कर रहा है, वो क्या रिटर्न चाह रहा है, वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और रिक्वायरमेंट्स कैसे निकलती हैं। जितना रिस्क ज़्यादा होगा उसकी उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी। अगर रिस्क कम है इन्वेस्टमेंट में तो उसकी रिक्वायर्ड रिटर्न भी कम हो जाएगा, ठीक है। और G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, कि डिविडेंड किस टाइम से या किस पीरियड से ग्रो कर रहा है, 2%, 3%, वट एवर द परसेंटेजेस, वो है आपका G। अब D1 को भी आप निकाल सकते हैं खुद से। कैसे? D0 इंटू 1 प्लस G। अगर मुझे D1 निकालना है तो अगर मेरे पास करंट पीरियड का D मौजूद है, विच कैन बी रिटर्न एज D0, डिविडेंड ऑफ द करंट पीरियड, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 प्लस G इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, तो मैं आगे D1 निकाल सकती हूँ। अब D1 आ गया तो मैं D2 भी निकाल सकती हूँ। अगर मुझे D2 निकालना है तो क्या करूँगी मैं, D1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G। अब D2 आ जाएगा तो आई कैन फाइंड आउट D3। D3 कैसे निकलेगा? D3 विल बी इक्वल टू D2 इंटू 1 प्लस G एंड सो ऑन। यानी कि इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब इस सबसे ज़्यादा जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो नॉर्मली ये वाला होता है। इस फॉर्मूले में अगर आपके पास सब कुछ गिवन है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आप लोग P0 भी निकाल सकते हैं। आपको अगर लेट सपोज P0 गिवन है, रिक्वायर्ड रिटर्न गिवन है, G गिवन है, तो आप D1 भी निकाल सकते हैं। मतलब एवरीथिंग कैन बी फाइंड आउट। अब होता नॉर्मली क्या है कि अगर एक इन्वेस्टर है और वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो हमेशा पहले ख़ुद की एक कैलकुलेशन करता है कि करंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक क्या निकलती है, और फिर उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि क्या उसको स्टॉक रेलेवेंट पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये हैं 3 मॉडल्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी ये मॉडल्स हैं वो डिस्कस हुए हैं।